हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन दी ओनली वेपन। तो आज की वीडियो में हम क्लास 7th एनसीईआरटी का भूगोल का चौथा चैप्टर करने वाले हैं, जो कि है एयर यानी कि वायु। इसमें बोला है कि हमारी पृथ्वी जो है चारों ओर वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जब अगर हम सांस लेते हैं हम अपने चारों ओर एक हवा का गोला महसूस करते हैं। हवा का एक आवरण लगता है कि हमें हवा ने घेर रखा है। तो ऑब्वियस सी बात है, एक हवा जो है महसूस होती है हमें, जिसमें हम सांस लेते हैं। पृथ्वी पर सभी जो जीव हैं, जो जीवित रहने के लिए उनको क्या चीज़ चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। वायुमंडल पे वो डिपेंड करते हैं इसलिए, और हमें सांस लेने के लिए ये हवा देता है। सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से भी हमारी क्या करता है? ये रक्षा करता है। अगर यह नहीं होता तो हम क्या होते? सूर्य की गर्मी से तप्त होकर जल सकते थे तथा रात के समय ठंड से जम सकते थे। और यह वायु राशि है जिसके पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है। कहने का क्या मतलब है कि अगर आप बुध को देखेंगे, बुध जो ग्रह है हमारा, जो सूर्य के सबसे नज़दीक है, अगर हम पहले इसके कक्षा में देखेंगे तो यहाँ पे बुध पड़ता है। तो बुध को अगर देखेंगे तो इसका यहाँ पे वायुमंडल नहीं है, तो इस वजह से ये दिन में एकदम आग के गोले की तरह हो जाता है और रात में एकदम लगता है ये बर्फ़ का गोला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वायुमंडल नहीं है जो कि टेम्परेचर को बैलेंस करता है। और हमारी पृथ्वी पर चूँकि वायुमंडल है, तो ये जानते हैं क्या करता है, जब दिन के समय सूर्य की किरणें बहुत तेज़ी से, मतलब सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें निकलती हैं, तो इनको ये रोक के रखता है और केवल उन्हीं को अलाउ करता है अंदर आने के लिए जो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगी, और जिससे हमारा जो पूरा का पूरा जलवायु है और जितनी भी यहाँ पे चीज़ें हैं, जैसे ग्लेशियर है, वो उतना पिघल भी ना जाए, इतना भी नहीं अलाउ करता है। हमारा जो पानी है वो उबलने ना लगे, इतना भी अलाउ नहीं करता है। एक लिमिट में सब कुछ, वाटर जो टेम्परेचर है वो बैलेंस रहे, सिर्फ इतना ही अलाउ करता है। और रात के समय में ये टेम्परेचर जो हमारी पृथ्वी में रहता है वो धीरे धीरे क्या होता है, बाहर की तरफ निकल जाता है, मतलब वायुमंडल से बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये चीज़ होती है। और यही पर हम क्या करते हैं, अगर ये जो गैस का लेयर है इसके चारों तरफ, और ये काम कौन करता है? CO2 करता है। यानी कि वायु को एक लेवल तक गर्म और ठंडे के बीच में एक टेम्परेचर पर मेंटेन करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट गैस होता है CO2। अब ये बात मैंने आपको बता दिया, पर यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगी। जो हमारा पृथ्वी है, जैसे सपोज ये सूर्य से किरणें आई, ठीक है, सूर्य से किरणें आई, हमारी पृथ्वी गर्म हो गई, ओके ठीक है। फिर CO2 का जो लेयर है उसने इस गर्माहट को ब्लॉक कर दिया अंदर, ठीक है। फिर रात के समय में ये क्या होता है, ये गर्माहट धीरे धीरे बाहर निकल जाती है ताकि हमारे ग्लेशियर्स ना पिघल जाएं, इतना ज़्यादा गर्म पृथ्वी ना हो जाए। पर अभी हम क्या कर रहे हैं, हमने इतना ज़्यादा ऑटोमोबाइल गैस निकालना शुरू कर दिया है, इतना ज़्यादा पर्यावरण प्रदूषण कर दिया है, ऐसी ऐसी हमने गैसें रिलीज करने शुरू कर दी हैं, जिससे हमारा ये जो लेयर है ना CO2 का, वो और भी ज़्यादा मोटा हो गया। उससे प्रॉब्लम क्या हो रही है कि ये जो किरणें आ रही हैं ये पृथ्वी के अंदर ही फंस जा रही हैं और ये बाहर नहीं निकल पा रही हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, बाहर न निकलने की वजह से क्या हो रहा है, हमारी पृथ्वी गर्म हो रही है। और पृथ्वी जब गर्म होगी तो हमारे जो ऊंचे ऊंचे ग्लेशियर्स हैं, जैसे कि आप उत्तराखंड में देखेंगे गंगोत्री ग्लेशियर है, जहाँ से गंगा निकलती है, यमुनोत्री से यमुना निकलती है, वो जो बर्फ़ के बड़े बड़े चादर फैले हुए हैं, बर्फ़ के बड़े बड़े एक तरह से पहाड़ समझिए आप, उस तरह से कुछ है, तो वो पिघल जाएंगे। वो पिघल जाएंगे तो जानते हैं क्या होगा, जो हमारे भारत के, अगर हम सिर्फ भारत की बात करें तो जो तटीय यानी समंदर के किनारे का जो एरिया है, यहाँ पे जितने भी हमारे राज्य बसे हैं वो सब डूब सकते हैं, क्योंकि ग्लेशियर से पानी पिघल जाएगा, समुद्र का लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आगे खड़ी हो सकती है, इसलिए हमें पर्यावरण प्रदूषण पे रोक लगाना चाहिए। ठीक है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं कि वायुमंडल का संगठन, मतलब जो हमारा जो चारों तरफ हवा है, क्या उसमें केवल ऑक्सीजन ही है? ऐसा नहीं है। तो संगठन मतलब इसमें कौन कौन से भाग होते हैं उनको हमको देखना है। हम जो वायु सांस लेने के लिए जिसका उपयोग करते हैं उसमें बहुत सारे गैस का मिक्सचर होता है। नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं, इसलिए इनका नाम हम ज़्यादा वो करते हैं कि नाइट्रोजन 78% है हमारे हवा में और 21% ऑक्सीजन है। उसके बाद हमारा जो है कार्बन डाइऑक्साइड आता है, फिर ऑर्गन आता है, ठीक है, और फिर हमारा आता है क्या, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन, ये सब कम मात्रा में पाए जाते हैं। और सबसे ज़्यादा क्या आपको याद रखना है कि नाइट्रोजन है, फिर
ऑक्सीजन है। ठीक है, यानी अगर आप इसको ऐसे याद रखेंगे NOAC, इस तरह से याद रखेंगे तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। सबसे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है, फिर ऑक्सीजन पाया जाता है, फिर आर्गन पाया जाता है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। ठीक है, ये आपको क्रम याद रखना है। नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो हम जब भी सांस लेते हैं तो ये हमारे अंदर जाती है, पर हम उसी माध्यम से उसे बाहर निकाल देते हैं। नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पौधों को होती है प्रोटीन बनाने के लिए। वे नाइट्रोजन को डायरेक्ट पौधों हवा से नहीं ले पाते हैं, इसीलिए प्रकृति ने उनकी जो मिट्टी है और पौधे की जो जड़ें हैं उसमें कुछ ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन का जो स्वरूप है ना उसको चेंज कर देते हैं। जैसे हम उसको आराम से क्या करें, जैसे पौधे उसको आराम से ग्रहण कर सके। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ। आपके घर में अगर छोटे बच्चे होंगे ना, आप देखते होंगे वो दवा नहीं खाते हैं, तो मम्मी पापा क्या करते हैं भाई, वो लोग क्या करते हैं, दवा की गोली लेंगे, उसको पीस देंगे। ठीक है, पीस देंगे और उसको चम्मच में रख देंगे, चम्मच में उसमें थोड़ा सा पानी मिला देंगे और पानी मिला के उसको घोल बना देंगे और बच्चे को ऐसे पिला देंगे। तो उसको जो है, नहीं तो दवा वो अटका लेता है गले में, तो ये बच्चे की प्रॉब्लम है। सेम उसी तरह से प्रकृति जानती है कि हमारा जो पौधा है, पेड़ पौधा है, वो नाइट्रोजन को ऐसे नहीं ले सकता है, उसे ग्रहण नहीं कर सकता है, इसलिए उसके स्वरूप को जो है बदलने वाले ऐसे जीवाणु पैदा किए हैं, जीवाणु बनाए जो कि पौधे की जड़ों में और मिट्टी में पाए जाते हैं, जो कि उसका फॉर्म बदल देते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑक्सीजन जो हमारे वायुमंडल में सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ये इसका यूज जो है हम सांस लेने में करते हैं, और ये दूसरी कहाँ से उत्पन्न होती है, जब पौधे अपना खाना बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, तो उस दौरान भी ऑक्सीजन क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। इस तरह से हमारा संतुलन बिगड़ता नहीं है। मतलब अब देखिए, ये पौधा है, पौधे को चाहिए CO2, और हम मनुष्य हैं और जो भी जितने भी जानवर हैं उनको चाहिए O2। ठीक है, तो पौधा क्या करता है, ऑक्सीजन देता है, और हम पौधे को क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। पर इसके लिए ये चाहिए, ये कम अधिक रेशियो हो गया तो दिक्कत हो जाएगा। अब इंसान ज़्यादा हो जाए, जीव जंतु ज़्यादा हो जाए और पेड़ पौधे कम हो जाए, तो ये संतुलन बिगड़ जाएगा और पृथ्वी पर तबाही आ सकती है। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पौधे लगाना चाहिए, पौधे काटने नहीं चाहिए। ठीक है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट गैस है, क्योंकि हरे पौधे इसको लेते हैं खाने के रूप में। ठीक है, खाना बनाने में यूज करते हैं, और मनुष्य द्वारा ये और पशुओं द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाला जाता है। ठीक है, इसे संतुलन बना रहता है, मैंने आपको बताया। और ये वायुमंडल में प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं। सबसे ज़्यादा जब हम कोई ईंधन जलाते हैं, ठीक है, जैसे लकड़ी पे खाना बनाते हैं, या फिर बहुत मात्रा में जब खेत वेत की कटाई होती है, तो जितने भी बचे हुए रहते हैं, धान वान का डंठल होता है, गेहूं का डंठल होता है, वो सब जब हम जलाते हैं तो उससे बहुत इमेंस मात्रा में जो है कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, और उससे हमारा वायुमंडल का संतुलन बिगड़ जाता है। इसलिए सरकार बहुत ज़्यादा रोक लगाती है कि आप बहुत ज़्यादा खनिज या ईंधन नहीं जलाएं। ठीक है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने वायुमंडल को जो है बैलेंस रखने के लिए पेड़ पौधों की मात्रा को बढ़ानी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट बोला है, क्या आप जानते हैं, जब वायु गर्म होती है तो फैलती है, हल्की होकर ऊपर उठती है, और जब वो ठंडी होती है तो सघन और भारी होती है और वो नीचे रहती है। गर्म वायु के पास ऊपर उठने की और ठंडी वायु के पास नीचे बैठने की जो है एक प्रक्रिया होती है। ये मैं बताती हूँ बच्चों आपको। जैसे कि मान लीजिए ये कोई ऐसी जगह है, ठीक है, मान लो यहाँ का जो हवा है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सूर्य की रोशनी है, तो ये हवा क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो जो हवा गर्म होगा ना वो ऊपर उठेगा, वो हवा क्या होगा, ऊपर उठेगा। अब ये हवा, जो मैं फ्रेश बनाती हूँ, जब ये हवा ऊपर उठेगा, गर्म होगा तो ऊपर उठेगा, और गर्म है यानी हल्का है तभी तो ऊपर उठ पा रहा है। जब ये ऊपर उठ जाएगा तो यहाँ का जगह खाली हो जाएगा ना, ये जगह खाली हो जाएगा। फिर कहीं से जो ठंडी हवा है, क्योंकि वो ठंडी हवा है तो थोड़ा भारीपन, उसमें मॉइस्चर रहता है, आर्द्रता रहती है, तो ये ठंडी होती है, तो ये नीचे वाले जगह को बैलेंस करती है, मतलब ये आके इसको भर देगी। अब ये ऊपर उठेगा, ये इधर आ जाएगा, यानी ये चक्र इसी तरह से चलता रहता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, एयर साइकिल, वायु साइकिल। ठीक है, ये देखिए तमाम तरह की ग्लोबल वार्मिंग, जो अभी मैंने आपको बच्चों बताया था कि हमारी पृथ्वी गर्म हो जाती है जिससे कि ग्लेशियर्स पिघल सकते हैं, उसी को हम बोलते हैं ग्लोब का गर्म होना, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग। जिसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने चाहिए, ऐसी चीज़ों का कम प्रयोग करना चाहिए जिससे हमारी पृथ्वी गर्म हो जाती है। ठीक है,
देखिए एक बहुत बड़ा आर्टिकल लिखा है कि ग्लोबल वार्मिंग कैन ब्रिंग द बैक जुरासिक इरा। जिस टाइम में डायनासोर रहते थे ना, वो भी समय वापस आ सकता है अगर हमने पृथ्वी का गर्म होना नहीं रोका तो। सोचिए कितना भयावह वो टाइम आ जाएगा। अब हम वायुमंडल की संरचना पढ़ लेते हैं बच्चों। इसके लिए आप देखेंगे कोई जो हमारा वायुमंडल है वो 5 परतों में विभाजित है। पृथ्वी की सतह से शुरू होती है ये। सबसे पहले क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर बाह्य वायुमंडल और फिर बहिर्मंडल। ठीक है, बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। मुझसे एक स्टूडेंट ने पूछा कि मैम क्या अब हमारा जो मान लीजिए ये पृथ्वी है और ये हमारे ऊपर बादल है, तो यहाँ पे कोई फाटक होता होगा जिससे हम बाहर जाएंगे, कोई दरवाज़ा होगा जिससे हम बाहर जाएंगे? तो ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। हमें ये समझना है कि ये हमारी जो पृथ्वी है, ठीक है, इसको थोड़ा छोटा करते हैं। देखो इस पर तो ऐसे बताया, पर मैं आपको अलग से बताती हूँ। ये हमारी जो पृथ्वी है ना बच्चों, इसके ऊपर आपने बादल देखा है आसमानी आसमानी कलर का, ठीक है, जो रात में काला काला दिखता है, ये समझो। इसको समझो आप क्षोभ मंडल है। ये क्या है? क्षोभ मंडल है, जहाँ पे हमको बारिश, तूफान, हवा, आंधी, चक्रवात ये सब देखने को मिलता है। इसके ऊपर होता है समताप मंडल। क्या होता है? समताप मंडल होता है, जिसमें कि एरोप्लेन चलती है, हवाई जहाज चलता है, जो हमारे पृथ्वी को जो है सूर्य की जो है ओजोन, जो मतलब क्या कहते हैं, वायुमंडल सॉरी पराबैंगनी किरणों से रोकती है। क्योंकि यहाँ पे होता है ओजोन मंडल। क्या होता है? ओजोन लेयर होती है, एक गैस की लेयर। ओजोन का फॉर्मूला होता है O3, ठीक है, एक लेयर होती है और ये ओजोन लेयर समताप मंडल में होता है। ये करता क्या है? तो सूर्य की किरणों से जो पराबैंगनी किरण निकलती है सूर्य से, उसको यहाँ पृथ्वी पर आने से रोक देता है, जिससे हमारी पृथ्वी क्या होती है? बची रहती है, सेफ रहती है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा, फिर आता है हमारा मध्यमंडल। ये हमारा मध्यमंडल है। मध्यमंडल जो है ये समताप मंडल के ठीक ऊपर होता है और लगभग 80 किलोमीटर तक फैला होता है। और इसमें जो है उल्का पिंड यहाँ पे आते हैं तो जल जाते हैं। आप उल्का पिंड क्या होता है भाई समझ लेते हैं। देखिए आपको पता है जैसे कि ये सूर्य के चारों तरफ लगभग हमें 8 ग्रह देखने को मिलते हैं जो क्या करते हैं? गति करते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि ये ग्रह गति करते होंगे कभी टकराए ना हो, या फिर इसमें कुछ और नहीं गति करता। हो सकता है इसमें छोटे छोटे कण गति करते हो। जैसे आपने क्षुद्र ग्रह सुना होगा, यहाँ पे इसके बीच में पाया जाता है। तो इसमें जो छोटे छोटे पिंड गति करते हैं, कभी कभी वो आपस में टकराने की वजह से या किसी वजह से नीचे गिर जाते हैं। तो वो ग्रह हमारी पृथ्वी पे न गिर जाए और हमारे पृथ्वी को नुकसान न हो जाए, इस वजह से ये मध्यमंडल क्या करता है? जब भी ऐसा कुछ छोटा सा पिंड गिरता है, जिसको हम उल्का पिंड कहते हैं, वो गिरता है तो ये उसको उसमें जला देता है। इसी मध्यमंडल में वो जल जाता है और हमारी पृथ्वी जो है चुपचाप सुरक्षा से बच जाती है आराम से। फिर आता है हमारा बाह्य वायुमंडल। ये क्या है भाई? तो बाह्य वायुमंडल जो है 80 किलोमीटर के बाद से शुरू होता है। ठीक है, अरे मैं आपको एक बेसिक चीज़ बताना भूल गई। ये जो हमारा बच्चों, ये हमारा जो क्षोभ मंडल है, हमारा माउंट एवरेस्ट जो कि पृथ्वी की सबसे ऊंची पर्वत शिखर है, उससे जो है इतना पास में ही है और लगभग 10 किलोमीटर तक हमारा क्षोभ मंडल होता है। ठीक है, इसके बाद लगभग 30 किलोमीटर तक समताप मंडल होता है, जहाँ पे ओजोन लेयर पाई जाती है। और 30 से लगभग 80 किलोमीटर तक जो है हमारा क्या होता है? मध्यमंडल होता है। और इसी 80 से लेके लगभग जो है 80 से लगभग जो 100 किलोमीटर तक जो होता है वो हमारा होता है बाह्य वायुमंडल। और फिर हमारा बहिर्मंडल शुरू हो जाता है। ये बहुत ज़रूरी था जानना। देखिए तो जो हमारा बाह्य वायुमंडल है बच्चों, इसका क्या काम है? यहाँ पे तापमान बढ़ जाता है और आयन मंडल, इसमें एक और परत होता है आयन मंडल। इसमें 80 से लेके जो 400 किलोमीटर तक का एरिया होता है, वो रेडियो संचार के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे हमारे कभी कभी आपने अगर पहले देखा होगा, पता नहीं आपको पता होगा, आपने रेडियो सुना है कि नहीं। हमारे ज़माने में हुआ करता था रेडियो, उसमें एक एंटीना होता था ऐसे। कभी अपने दादाजी से, पापा से पूछिएगा आप लोग। तो रेडियो में जब हम गाने सुनते थे तो कभी क्या होता था, उसका जो है उसका जो कनेक्शन ख़त्म हो जाता था। कभी कभी हमारे मोबाइल में भी नेटवर्क गायब हो जाता है। तो वो नेटवर्क वाला सिस्टम जो है ना, यहीं से आता है। यहाँ से रेडियो तरंगे, फिर नेटवर्क वाली चीज़ें यहाँ पे प्रसारित की जाती हैं, इसलिए उसको आयन मंडल बोलते हैं। यहीं से हमारा कनेक्ट करता है वो। ठीक है, अब आता है बहिर्मंडल। बहिर्मंडल सबसे ऊंची परत होती है और यहाँ से हम सीधे कहाँ चले जाते हैं? अंतरिक्ष में। और इसमें कुछ हल्की गैसें जैसे हीलियम और हाइड्रोजन यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। ठीक है बच्चों, अब मौसम और जलवायु क्या है ये भी ज़रा जान लेते हैं।
मौसम क्या होता है और जलवायु क्या होती है। मौसम जो होता है बच्चों, जैसे आज हम सुबह उठे, हमने देखा कि क्या है, बहुत अच्छा धूप खिला है, हल्की हल्की हवा चल रही है, तो हम बोलेंगे अरे वाह आज का मौसम तो बड़ा अच्छा है। फिर हम कल उठें और ऐसा रहा खूब तेज़ बिजली कड़क रही है, खूब तेज़ बारिश हो रही है, तो हम कहेंगे अरे आज तो मौसम बड़ा ख़राब है। पर अब जलवायु जो होता है, ये जलवायु एक दो दिन के चीज़ को नहीं बोलते हैं। जैसे मौसम हमारा हर रोज़ का होता है कि आज मौसम कैसा है, कल कैसा है, परसों कैसा है, तरसों कैसा है। पर जलवायु एक अच्छे खासे लंबे समय में मौसम कैसा रहा उसको हम कंसीडर, जैसे हम देखते हैं ना कि नवंबर से लेकर के मार्च तक के समय में कैसा जलवायु रहता है, ठंडा जलवायु रहता है। ठीक है, तो हम देख पाते हैं कि एक लंबे टाइम में कैसा मौसम रहा है तो उसको हम जलवायु बोलते हैं। तो आप देखिएगा अगर नवंबर से लेकर के मार्च तक के समय में हमको ठंडा ठंडा मौसम देखने को मिलता है, तो उस ठंडे मौसम को के औसत रूप को हम बोल देते हैं कि भाई इतने समय में कैसा मौसम रहा, तो ठंडा मौसम रहा। तो एक लंबे समय के मौसम को जब हमको बताना होता है तो उसको हम बोलते हैं एक शब्द जलवायु। ठीक है, और मौसम प्रत्येक दिन के चीज़ों को दर्शाने के लिए होता है। और मौसम में क्या क्या लेते हैं हम, टेम्परेचर की बात करते हैं, आर्द्रता की बात यानी मॉइस्चर की बात करते हैं कि नमी है कि नहीं, बारिश हुई है कि नहीं। ठीक है, हवा कैसी चल रही है, एयर की बात करते हैं। इन तीनों चीज़ों और भी एक दो चीज़ों को हम देख करके समझ जाते हैं कि भाई कैसा मौसम है। और एक लंबे समय के मौसम को बताने के लिए हम इस तरह से बताते हैं, उसको हम जलवायु बोलते हैं कि गर्मी का मौसम है, ये इतने से इतने महीने गर्मी रही, इतने से इतने महीने ठंडी रही, इतने से इतने महीने बरसात रही, इतने से इतने महीने बसंत रही। एक लंबे समय के मौसम को बताने के लिए हम जलवायु शब्द का प्रयोग करते हैं। तापमान क्या होती है बच्चों, तो तापमान गर्माहट होती है। ठीक है, जिस ताप को हम महसूस करते हैं उसी को हम तापमान बोलते हैं। ताप में अब जैसे कि आप गर्म पानी में हाथ डालिएगा तो हल्का हल्का गर्म लगेगा, बर्फ़ को पकड़िएगा तो ठंडा लगेगा, इसी को हम ताप बोलते हैं। और ताप मापने के लिए हम थर्मोमीटर का प्रयोग करते हैं, तापमापी। उसी तरह हवा की बात करें तो हवा जो है, अच्छा पहले हम आतपन पढ़ लेते हैं। आतपन क्या होता है कि तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है, मतलब पृथ्वी हमारी गर्म क्यों है, क्योंकि जो सूर्य से टेम्परेचर आया उसको CO2 की लेयर ने क्या कर दिया, रोक दिया पृथ्वी में, इसी को हम आतपन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, और सूर्य जो है, एक मिनट, एक और बात मैं बताती हूँ। देखिए ये पृथ्वी है ना, तो पृथ्वी को अच्छे से समझने के लिए भूगोलविदों ने क्या किया, इसके बीच को हमने इस तरह से उन लोगों ने बांटा कि बीच की रेखा को, पृथ्वी को जो बीचों बीच से काटती है वो रेखा, कोई रेखा वहाँ काट नहीं रही है पृथ्वी को, पर हमने एक कल्पना की, इमेजिन किया कि क्या अगर एक रेखा इस तरह से पृथ्वी को काटती होगी तो उसको हम बोलेंगे भूमध्य रेखा। क्या बोलेंगे, भूमध्य रेखा। और जो हमारी सूर्य से आने वाली किरण है सीधी सीधी इसी पड़ती है, क्योंकि सूर्य से इस तरह से किरण निकलती है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो रेखा पड़ रही है किरण, मतलब सूर्य की, वो तिरछी पड़ रही है, और यहाँ पर भी तिरछी पड़ रही है, पर बीच में पृथ्वी के बीचों बीच में रेखा सूर्य की सीधी पड़ रही है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है। और जब हम भूमध्य रेखा से ऊपर की तरफ जा रहे हैं या नीचे की तरफ जा रहे हैं तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। और ये ऊपर वाले को बोला जाता है नॉर्थ पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव, और नीचे वाले को बोला जाता है साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव। तो आपसे अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर क्या होता है, टेम्परेचर घटता है कि बढ़ता है, तो ऑब्वियस सी बात है घटता है, इसी को बोलते हैं आतपन। और जो होता है वायु को मापने वाला जो यंत्र होता है उसको हम बोलते हैं वायुदापी। और वर्षा को मापने के लिए रेनगेज होता है यानी कि वर्षा मापी। ठीक है, पवन की दिशा बताने वाला होता है ये वात दिग्दर्शी, कि हवा कैसी चल रही है। ठीक है बच्चों, तापमान को मापने के लिए कुछ मानक होते हैं, जैसे कि हम आलू लेने जाते हैं, आलू को किस में लेते हैं, जैसे कि 1 किलो आलू, आधा किलो आलू, तो ये एक मानक है ना, किलो के हिसाब से हम आलू लेते हैं। दूध किस में लेते हैं, लीटर के हिसाब से लेते हैं। उसी तरह से टेम्परेचर जब आप मापेंगे तो बच्चों, तो आप सेल्सियस के रूप में मापेंगे। ओके, कि इतना सेल्सियस है, इतने सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर क्या होता है, वाटर गेट फ्रीज्ड, और 100 पे क्या होता है, वाटर गेट बॉइल्ड, वो उबलने लगता है। ठीक है, यहाँ एक पॉइंट बताया है, यदि पृथ्वी का तापमान ज़्यादा बढ़ जाएगा तो इतना गर्म हो जाएगा कि यहाँ की कुछ फसलें ही नहीं उगेंगी। अब टेम्परेचर ज़्यादा दे देंगे तो क्या हो जाएगा, फसल हमारी जल जाएगी, है ना।
आप देखेंगे कि गांव की अपेक्षा नगर का तापमान बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि गांव में आप देखेंगे अक्सर जो घर होते हैं, ज़मीन होती है, वो मिट्टी की ही रहती है और मिट्टी में टेम्परेचर बैलेंस करने का नेचर होता है। और जबकि आप शहर में आएंगे तो सीमेंट, बालू, कंक्रीट से बनी हुई ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स होती हैं और उसमें भी एसी चल रहा होता है, फ्रीजिंग होती है, जिससे कि वो गर्म हवा बाहर फेंकता है, जिसकी वजह से शहर और भी ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। और वायु दाब की बात अगर हम समझे बच्चों, तो ये बोल रहा है कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है, पर हमको पता नहीं चलता कि हमारे ऊपर बल लग रहा है। अगर हमारे ऊपर बल नहीं लगता ना बच्चों, तो हम हवा में उड़ने लगते। जैसे हम अंतरिक्ष में अभी चले जाएं पृथ्वी के बाहर, तो हमारा पूरा बॉडी उड़ता रहेगा, ऐसे हमारे बाल भी ऊपर उड़ते रहेंगे, हमारा हाथ भी ऊपर उड़ता रहेगा। ठीक है, तो आप पृथ्वी पर क्यों खड़े रह पा रहे हैं? क्योंकि आपके चारों ओर से, ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरफ से हवा आपके ऊपर एक दाब लगाती है और इसी दाब को हम क्या बोलते हैं? वायु दाब। ठीक है, और पृथ्वी की सतह पर वायु जितना दाब लगाती है हमारे ऊपर, वही हमारा वेट भी होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा आपको अगर देखेंगे एयर प्रेशर कहाँ देखने को मिलता है, तो वो समुद्र के स्तर पर मिलता है। और जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाएंगे, ये वायुदाब, जैसे आप देखिएगा, आप 16वें माले की बिल्डिंग पे चली जाइए, मतलब 16, आप समझ रहे हैं, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, इस तरह से बिल्डिंग्स होती है ना। 16वें फ्लोर पे चले जाएंगे आप, ऊंचाई पे खड़े होंगे तो ऐसा लगेगा हवा आपको गिरा देगी। क्योंकि जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं, हमारे ऊपर बॉडी पे वायु का जो प्रेशर है वो लगना कम हो जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम वायुदाब बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि आप जानते हैं कि चाँद पर वायु नहीं है, चाँद पे हवा ही नहीं है, तो हमारे ऊपर हवा का दाब भी नहीं लगता, इसलिए हम सीधे, तो वहाँ पे हम उड़ने लगेंगे। तो इसलिए वहाँ पे जो भी कोई यात्री जाता है तो विशेष रूप का क्या करता है, विशेष तरीके का कपड़ा पहन के जाता है, जिसको हम बोलते हैं अंतरिक्ष पोशाक। वो ना पहने तो उसका जो बॉडी है हवा में उड़ने लगेगा। ठीक है, और वहाँ की हमारी बॉडी की पूरी जो वेन है वो फट सकती हैं। ठीक है, अब पवन क्या होता है? हवा और पवन में क्या, हवा जब एक दिशा में बह रही होती है उसी को हम पवन बोलते हैं। बोलते हैं ना पछुआ चल रहा है, पूर्वी हवा चल रही है, मतलब एक दिशा में आने वाली हवा को हम बोलते हैं पवन। ठीक है, जैसे जो हवा पश्चिम से आ रही है उसको हम पछुआ बोलेंगे, जो पूर्व से आ रही है उसको हम पूर्वी बोलेंगे। ठीक है, अब जो पवन होती है उसको हमने 3 प्रकार में बांटा है। एक है हमारा अस्थाई पवन, एक है हमारा मौसमी पवन और एक हमारा स्थानीय पवन। ठीक है, अस्थाई पवन क्या होती है बच्चों? ये व्यापारिक पश्चिम और पूर्वी पवन अस्थाई पवन, ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में, जैसे होता है ना कि किसी मौसम में आप देखेंगे अलग प्रकार का हवा चल रहा है, पर जो हवा पूरे साल चलती रहती है निश्चित रूप से, उसको हम बोलते हैं अस्थाई पवन। ठीक है, जो अक्सर आप अब यहाँ पे देखते हैं। वेट देखिए, आप पृथ्वी को एक बार ध्यान से यहाँ पे देखेंगे, एक बार हम पृथ्वी को समझ लेते हैं। पृथ्वी को समझने के लिए जितने भी साइंटिस्ट थे, जो कि जियोलॉजिस्ट जिसको हम बोल सकते हैं, उन लोगों ने पृथ्वी को इस तरह से डिवाइड किया। देखिए, ये हमारी पृथ्वी है पूरी ऐसे गोल। इसको समझने के लिए बीच वाली, इसे हमने बीच से एक काल्पनिक रेखा से काटा है, जो कि हमारा 0 डिग्री। ठीक है, जिसको हम भूमध्य रेखा बोलते हैं, विषुवत रेखा बोलते हैं। इसके ऊपर 23.5 डिग्री पे हमने कर्क रेखा माना है और दक्षिण में 23.5 पे हमने मकर रेखा माना है। उसी तरह 60 डिग्री उत्तर में हमने इसको यहाँ पे उपोष्ण कटिबंधी माना है और नीचे भी 60 डिग्री पे उपोष्ण कटिबंधी दक्षिण माना है। फिर ऊपर हमारा 90 डिग्री पे यहाँ पे पोल है, जो कि ये नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है। अब हवा को समझ लेते हैं, कहाँ कैसी हवा चलती है। तो बच्चों, ऊपर जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा में उत्तर पूर्वी हवा है, क्योंकि ये पूरब साइड से आ रही है। नीचे में दक्षिण पूर्वी हवा में है, क्योंकि ये दक्षिण से आ रही है। और ये किसके किसके बीच में है? कर्क से मकर के बीच में है। अब अगर हम इधर देखते हैं उपोष्ण कटिबंध में, तो पछुआ हवा चल रही है, क्योंकि ये पश्चिम दिशा से जा रही है। उसी तरह से ऊपर में भी पछुआ हवा चल रही है, क्योंकि ये पश्चिम दिशा से जा रही है। फिर हम ध्रुव की बात करें तो ध्रुव में भी पूर्वी हवा चली, क्योंकि पूरब से आ रही है, और इधर भी पूरब से आ रही है। आप समझ गए? तो ये इस तरह से हवा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इस तरह से हवा बटी रहती है हमारी पृथ्वी में चारों तरफ। अब मौसमी पवन, ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अलग अलग, मतलब अलग अलग मौसम में अलग अलग प्रकार की पवन। जैसे भारत में मानसूनी पवन आएगी तो बारिश होगा। ठीक है, स्थानीय पवन क्या होता है? ये पवनें जो हैं वर्ष में किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती है।
जैसे अगर आप नॉर्थ से हैं, यूपी बिहार से, झारखंड से, उड़ीसा से हैं, तो आप समझ पाएंगे हमारे यहाँ जून के समय में लू चलता है। एक गर्म हवा चलती है, विशेष प्रकार की हवा, वो केवल जून के टाइम में ही चलेगी, मई जून के टाइम में, तो उसको हम लू बोलते हैं, है ना। तो ये क्या होता है, इसको हम स्थानीय पवन उसको बोलते हैं जो एक विशेष जगह में चलती है, विशेष समय विशेष दिन में, उसको हम बोलते हैं स्थानीय पवन। अब चक्रवात क्या होता है बच्चों? चक्रवात क्या होता है, एक बात समझिए। चक्रवात जो होती है एक हवा होता है। हवा जब इस तरह से एकदम, एक मिनट, देखिए, आपने कभी कभी देखा होगा कहीं पे खूब तेज हवा चल रही है और वो गोल 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 ऐसे चल रही है, या तो वो दाएं से बाएं घूमेगी या तो बाएं से दाएं घूमेगी, इस तरह से चल रही है, और पन्नी वन्नी पूरा उड़ रहा है, अगर पॉलिथीन वॉलिथीन बिखरा हुआ है तो वो भी गोल गोल उड़ रहा है, घूम रहा है, और ये हवा बहुत तेज़ चलती है। और ऐसा कब होता है? जब बारिश भी आ रहा होता है, बिजली भी कड़क रही होती है, इस टाइप की चीज़ें होती हैं, तब हमारा हवा बहुत तेज़ी से चलता है, और इतना स्पीड इसका होता है कि 260 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से भी हवा चल रही होती है। ठीक है, तो एक निश्चित गोलाकार क्रम में जो हवा चलती है और भारी तूफान और वर्षा लाती है और बिजली कड़कते हुए इस टाइप की चीज़ें होती हैं, वो हमारा होता है क्या? चक्रवात। ऐसा बहुत बड़ा इंसिडेंट हमारे इतिहास में हुआ, जैसे कि 1999 के समय में तूफान जो आया था, चक्रवात आया था, जिसको हम महाचक्रवात बोलते हैं। इस समय बहुत ज़्यादा हानि हुई थी, पूरी बिजली की, पूरी टेलीफोन आपूर्ति, पूरी बिजली की जो पोल वोल होती हैं सब उखड़ गई थी और काफ़ी भारी क्षति हुई थी। ठीक है, उसी तरह हम देख सकते हैं कि पोर्ट ब्लेयर के समय, पोर्ट ब्लेयर जो अंडमान निकोबार के पास है, जो हमारा समुद्र में है, बीच में जो आइलैंड है, वहाँ पे बहुत भयानक लेवल का जो है आया था, और यहाँ पे थाईलैंड की खाड़ी में जो है अवदाब के कारण जो है चक्रवात उत्पन्न हुआ था। उड़ीसा के इरेसामा में, ये अलग अलग समय में कब कब महाचक्रवात आया है ये आपको बताया गया है। तो हमने यहाँ पे चक्रवात को भी समझ लिया। अब आर्द्रता क्या होती है? आप देखते होंगे कि जो हवा होती है, कभी कभी हवा हमको चिपचिपी महसूस होगी। अक्सर ऐसा जो होता है कि अगस्त का जो मौसम होता है उसमें हवा हमको लगता है कपड़ा भी नहीं सूख रहा होता है, हाँ, गीला गीला चिपचिप चिपचिप हमेशा लगता रहता है, वो हमारा आर्द्रता का समय है, मतलब उसमें आर्द्रता ज़्यादा हो जाती है। आर्द्रता का मतलब होता है बच्चों, हमारे आसपास जो हवा है उसमें जलवाष्प की मात्रा, उसमें नमी की मात्रा, कितनी नमी है। कभी कभी आपको लगेगा हवा एकदम अजीब सूखा सूखा लग रहा है, कभी कभी लगेगा थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। जब एक लिमिट में रहता है ना आर्द्रता, तो हवा बड़ा मीठा मीठा ठंडा ठंडा लगता है। ठीक है, तो हवा में जो जलवाष्प की मात्रा होती है, जो नमी होती है, उसी को हम आर्द्रता बोलते हैं। ठीक है, जब हमारे आसपास जो है आर्द्रता ज़्यादा होती है तो क्या होता है, कपड़ा नहीं जल्दी सूखेगा, हमारे शरीर से पसीना भी नहीं जल्दी सूखेगा, और हमको बहुत अटपटा महसूस होता रहेगा। ठीक है, और जब जलवाष्प ऊपर, अच्छा, जलवाष्प क्या होता है? जल का वाष्प के रूप में परिवर्तित होना, गर्मी के कारण जल हवा के रूप में, ऐसे गैस के रूप में उठने लगती है। जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो ये ठंडा होना होता है, ठंडा होना शुरू होता है और संघनित होकर बारिश की बूंदें बनाता है, और इसी से हमारा बारिश होता है। अच्छा, बारिश कैसे होता है चलिए हम बताते हैं आपको। देखिए, ये गर्म हवा है, ठीक है, वेट, मान लो ये पानी है, ये नदी है कोई, इसके ऊपर की हवा उठी। अब बच्चों, जो इसके ऊपर की हवा उठेगी उसमें ऑब्वियस सी बात है कि उसमें थोड़ी सी नमी होगी, क्योंकि ये पानी के ऊपर से उठ रही है। अब ये हवा ऊपर उठेगी, इधर उधर तैर रही है हवा, ठीक है। अब ये हवा भारी हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारी हवा की बूंदें आ रही है यहाँ से, और वो हवा की बूंदों में बहुत ज़्यादा बारिश की मात्रा, एक तरह से पानी की मात्रा है। अब ये सब जब भारी हो जाएंगी, एक लिमिट में इतनी भारी हो जाएंगी कि ये हवा अपना जो है लोड रोक नहीं पाएगी और यहाँ आके बरस जाएगी। इस तरह से हमारा बारिश होता है। ठीक है, तो पृथ्वी पर जब पानी जल के रूप में नीचे गिरता है उसी को हम वर्षण बोलते हैं या फिर वर्षा बोलते हैं। अच्छा, बारिश कहाँ से अलग से नहीं होता है, जो हमारे पृथ्वी पर पानी है ना, वही ऊपर उठ के जाता है और वही बारिश करता है। ठीक है, वर्षा जो है अनावृत पहाड़ों के नीचे बढ़ता है, फिर नीचे इलाकों में बाढ़ का कारण बनता है। जब बहुत ज़्यादा स्पीड में बारिश होती है या फिर कटाव होना शुरू होता है, वहाँ पहाड़ी पार्श्वों से जब पेड़ काटे जाते, देखिए
क्योंकि अगर पेड़ रहते हैं तो वो मिट्टी को पकड़े रहते हैं, मिट्टी को पकड़े रहेंगे, मिट्टी कटेगा नहीं तो आसपास की भूमि भी कटेगी नहीं, वहाँ भूमि का अपरदन नहीं होगा। पर जैसे ही हम पेड़ को काट देते हैं तो मिट्टी को बांधे रखने वाला पेड़ का जड़ भी समाप्त हो जाता है, और वहाँ जब तेज़ बारिश होती है तो वो मिट्टी पूरा कट के निकल जाती है। और जब मान लीजिए आप पहाड़ी इलाके में है, ये पहाड़ है, यहाँ पे आपका, यहाँ पे ऐसा हो रहा, पेड़ आपने काट दिया और मिट्टी यहाँ से पूरा कट के बह रहा है और नीचे आपका घर है, तो अब ऊपर से उतना पानी नॉर्मल नहीं आ रहा है, पानी पूरा मिट्टी गाद पानी सब लेके आ रहा है, तो ये आप तो घर बहा ले जाएगा ना, ये आपका घर पूरा बहा ले जाएगा, यहाँ पे भारी बांध लाएगा, क्योंकि पानी खाली पानी नहीं आ रहा है, बहुत सारा मिट्टी पहाड़ पत्थर सब लेके आ रहा है। इस वजह से वो लोड लेके आता है और नीचे की पूरी घर जितने भी चीज़ें होती हैं सबको बहा ले जाता है, क्योंकि ऊपर से पानी बहुत स्पीड से आ रही होती है और बारिश हो रहा होता है। इसलिए हमें पेड़ पौधों को काटने से पहले 50 बार सोचना चाहिए, ठीक है। अच्छा, पहाड़ी इलाकों में क्या होता है, क्योंकि पानी जम जाता है तो वहाँ पे जब बारिश होती है ना तो बर्फ़ के रूप में बूंद गिरते हैं, तो जब बारिश जो है बर्फ़ के रूप में होती है तो हिम के रूप में होती है, तो उसको हम बोलते हैं हिम वृष्टि, ओलावृष्टि, ठीक है। तो यहाँ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है बच्चों, और आप ये क्वेश्चन आंसर ज़रूर करेंगे। आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इसके बाद हम अगली वीडियो में मिलेंगे, अगला चैप्टर करेंगे। आपको समझ में आया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके पहले मैंने 3 चैप्टर डाल दिए हैं, वहाँ उसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। पढ़ाई करते रहें। बेस्ट ऑफ लक।